नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडी फर्स्ट ईयर, और ये आपका जो पेपर है ये आपका पहला पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का जो है आपका पहला पेपर, और ये पेपर आपका अभी रिसेंटली जब पेपर आपका फर्स्ट ईयर का हुआ था वही क्वेश्चन आपके लिए गए हैं यहाँ पर। और जो आपके पांच प्रश्न पूछे गए थे आपके पेपर में, दो दो नंबर में, उन सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में आपको लिख करके बताया गया है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से थोड़ा कम भी कर सकते हैं, और अधिक लिखना चाहें तो और अधिक भी लिख करके आप लोग अपने एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपको यहाँ पर कवर करा दिए जाएंगे। सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने, और उस पेपर में ये प्रश्न दूसरा दिया गया था तो थोड़ा टाइपिंग में इधर उधर हो गया है, लेकिन आपको पांचों प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। मानसिक मंदता का संप्रत्यय सर्वप्रथम किस वेद में दर्शाया गया था? तो मानसिक मंदता का जो संप्रत्यय था उसको सर्वप्रथम कहाँ पर आप कहोगे सर? ऋग्वेद में दर्शाया गया था। ऋग्वेद एक प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया था। यह वेद भारतीय संस्कृत का मूल आधार है। इसमें भगवान के गुण, मानव के जीवन के मूल्य, धर्म और ध्यान के विषय में विचारों का समृद्ध बोध किया गया है। ऋग्वेद में मानसिक मंदता का विशेष उल्लेख मिलता है जो मन के सामंजस्य और स्थित गति को समझाता है। जो मानसिक मंदता है उसका उल्लेख तो मिलता है वहाँ पर मन का सामंजस्य और स्थिति गति को, इसको ये दर्शाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें, और अगर आपने ये भी लिखा था ऋग्वेद में दर्शाया गया है तो भी आपका सही माना जाएगा। डिपेंड ये करता है कि भैया आप जब बेहतर लिखोगे, उसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे तो आपको और बेहतर नंबर मिलेंगे। टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है, पीडीएफ लेनी है, तो पीडीएफ दोस्तों आपको शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। टेलीग्राम पर जा करके आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन वीडियो जब चल जाएगी भैया आपकी 2K के ज़्यादा या 2K से अधिक, यानी कि हम कह सकते हैं 2000 छात्रों से अधिक। नेक्स्ट बात करते हैं, बेंचमार्क दिव्यांगता क्या है? ये आपका पहला प्रश्न था और पहला क्वेश्चन था, और आपका ये 2 नंबर में आपका प्रश्न पूछा गया था। तो जब हम लोग बात करते हैं बेंचमार्क दिव्यांगता की या विकलांगता की, तो कहते हैं कि 40% से कम विकलांगता वाले जो लोग हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, यानी कि बेंचमार्क दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों को परीक्षाओं में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। तो ऐसे हम क्या कहेंगे कि 40% से कम दिव्यांगता वाले लोग इस श्रेणी में आपको देखने को मिलेंगे, बेंचमार्क दिव्यांगता की श्रेणी में देखने को मिलेंगे। हम ऐसे कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, बेंचमार्क दिव्यांगता एक प्रकार का समर्थन है जो लोगों की उनकी क्षमताओं, आवश्यकताओं और संभावनाओं के आधार पर उनकी दृष्टि बदलने की संज्ञानता करता है, और कह सकते हैं कि उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें किसी विशेष संकट, दिव्यांगता, विकलांगता के कारण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक नहीं माना जाता। कहते हैं सर दिव्यांगता है, किसी प्रकार का संकट इनको हो गया है, या विकलांगता किसी प्रकार की है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। तो प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए उन्हें अपने साथ उनकी क्षमताओं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य व्यक्तियों के साथ में भैया क्या किया जाता है, इनको आरक्षण दिया जाता है और बेंचमार्क दिव्यांगता के अंतर्गत रखा जाता है। बेंचमार्क दिव्यांगता का मुख्य उद्देश्य उन अवसरों को प्रदान कराना जिसमें दिव्यांग व्यक्ति अपनी क्षमताओं को सही तरीके से प्रदर्शित कर सके
और अपने कौशल को साकार कर सके। जो चीज़ वो सीख रहा हो, जो उसके साथ अवसर हो, वो और बेहतर कर सके। क्यों? क्योंकि उसके साथ दिव्यांगता जुड़ी, और दिव्यांगता जब जुड़ी हुई है तो उनको आरक्षण दे दिया गया, रिजर्वेशन दे दिया गया कि आपकी इतनी सीटें आपके साथ में हैं। आप अगर बेहतर करोगे तो आपको ये सीटें और मिलेंगी, आपको रिजर्वेशन मिलेगा। आपको और अधिक अच्छा बनाना, उनके उद्देश्यों को, अवसरों को और अधिक बेहतर बनाना। इसके माध्यम से उन विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतम स्तर पर सफलता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, जैसे कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सांस्कृतिक समृद्धि। तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता की जब आप बात करते हो तो कहते हो सर लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता, तो कहेंगे सर इसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्फेजिया, डिस्मोर्फिया, इन सभी चीज़ों की बात आती है। तो कहा गया था कि लर्निंग डिसेबिलिटी, या हम कह सकते हैं अधिगम अक्षमता के प्रकारों को बताइए। जब भी बात होती है अधिगम अक्षमता की तो कहते हैं सर डिसलेक्सिया। कहते हैं डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने, लिखने और विचार को समझने में कठिनाई, यानी कि पढ़ाई की जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है आपका डिसलेक्सिया। हमने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, कहा था डिसलेक्सिया, यहाँ पर हम लोग लेक्स को कर लेते हैं लक्स, और यदि आप लक्स साबुन जो आती है भैया सभी को पता है, लक्स साबुन जो आती है, अगर आप इसको नहीं लगाओगे यानी कि डिस नहीं लगाओगे तो आप क्या करोगे, पढ़ाई बेहतर नहीं कर पाओगे। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, तो पढ़ने, लेखन और विचार को समझने में जो कठिनाई होती है तो भैया इसको हम कह सकते हैं डिसलेक्सिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया की जब भी बात करते हैं तो गणितीय क्षेत्र में कठिनाई देखने को मिलती है, जहाँ पर गणना, अंकगणित और गणितीय समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। तो कहेंगे डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया कैलकुलेशन, कैलकुलेशन यानी कि गणना करना, या अंकगणित हो या आपकी गणितीय समस्याएं हो, किसी चीज़ में हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया यानी कि ग्राफ, और ग्राफ आप कहाँ पर बनाते हो तो कहेंगे सर ग्राफ हम लोग पेन से बनाते हैं या पेंसिल से बनाते हैं, और कहाँ पर बनाते हैं, पेज पर बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लिखने से संबंधित जो भी अक्षमता होगी, जो भी क्षमता प्रभावित कर रही होगी, या हम कह सकते हैं कि लिखने से संबंधित जो भी अक्षमता होगी वो आपकी डिसग्राफिया के अंतर्गत जाएगी। लिखने में कठिनाई आपकी डिसग्राफिया के अंतर्गत। ऐसे ही आपका आप और बढ़ा करके भी लिख सकते हो, लैंग्वेज डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो भाषा संबंधी जो भी क्षमता होगी उसको प्रभावित करेगा। भाषा का उपयोग, समझने, बोलने में कठिनाई महसूस कर सकता है बच्चा। मोस्टली आपके 4 ही हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्फेजिया। आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं शीघ्र हस्तक्षेप। ये आपका चौथा क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर का। शीघ्र हस्तक्षेप क्या है, उसकी अवधारणा और उसके महत्व के बारे में यहाँ पर चर्चा की जानी थी। तो आप सभी अगर अपने शब्दों में लिखोगे तो कहोगे सर शीघ्र हस्तक्षेप, कहोगे सर जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं अगर हम उनमें शीघ्र हस्तक्षेप करें तो उनकी दिव्यांगता का जो स्तर है उसको कम किया जा सकता है, बच्चों को सहायता मिल सकती है। बच्चों के लिए जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण हैं उनको हम बेहतर बना सकते हैं। बच्चों में जो दिव्यांगता हो चुकी है उसको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। ऐसे भी आप लोग कह सकते हो, या हम कहेंगे कि शीघ्र हस्तक्षेप एक शिक्षा में उपयुक्त प्रयास है जो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता और विशेषताओं के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी को शिक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करना, ताकि वह स्वाभाविक रूप से सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से अच्छे रूप से विकसित हो सके। इसके अगर हम महत्व की बात करें तो विशेष ध्यान उन शिक्षार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिन्हें विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता या शिक्षा समस्याएं हैं, जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलती है। व्यक्तिगत शिक्षा या इंडिविजुअल शिक्षा देने में तो हम कह सकते हैं व्यक्तिगत शिक्षा में आपका शीघ्र हस्तक्षेप के अंतर्गत
उनकी विशेष आवश्यकताओं क्षमताओं के आधार पर व्यक्तिगत शिक्षा जो है वो प्रदान की जा सकती है। बच्चे को इंडिविजुअल पढ़ाना। संगठित समर्थन, बच्चे के लिए जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनकी दशा में बच्चे की मदद करना और उन्हें समर्थन देना। सामाजिक संक्रियाओं में समावेशन, हम बच्चे को शीघ्र हस्तक्षेप के द्वारा सामाजिक संक्रियाएं जो हैं या हम कह सकते हैं कि समाज की मुख्य धारा जैसे हम हैं, उन सभी दिव्यांग बच्चों को, उन सभी बच्चों को जिनमें कोई ना कोई दिव्यांगता का स्तर है, उसको हम लोग बेहतर बना सकते हैं। उन्हें हम स्वाभाविक रूप से अपने साथ मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। स्वतंत्रता और स्वाधीनता, इसके माध्यम से शिक्षार्थियों को अपनी क्षमताओं और स्वाधीनता के अनुसार अपने शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से हम शीघ्र हस्तक्षेप के जो महत्व थे उन पर चर्चा कर ली, और शीघ्र हस्तक्षेप क्या था इसके लिए भी आपको चीज़ें जो थी वो बता दी गई। 2 नंबर में अगर आप लोग हाफ पेज यानी कि आधा पेज लिखते हो तो आपके लिए सफिशिएंट है। मान लीजिए जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, इतना अगर आपने 2 नंबर अच्छे से लेने हैं आपको, तो आपके पास कह सकते हैं हम कि आप इतना अगर लिखते हो 2 नंबर में तो आपके लिए सफिशिएंट है। मैं ज़्यादा आपको इसलिए बताता हूँ, अगर मैंने आपसे बोला कि भैया आपको 4 लाइन लिखनी है, मान लीजिए मैंने आपसे बोला आपको 4 लाइन लिखनी है, तो वहाँ पर आप लोग क्या करते हो, 3 लाइन ही लिखते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखिएगा भैया, तभी नंबर आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं टू ई, ऐसे भी लिखा होता है टू ई, या हम कह सकते हैं 2 बार असाधारण। बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली बच्चों को, जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं या इनको संदर्भित करता है, जिनके पास कह सकते हैं कि ट्विंस या टू ई एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जिनके पास डिसलेक्सिया, ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऐसे विकार हैं, एक या अधिक सीखने में अक्षमताएं, 2 बार असाधारण बच्चों की जानकारी को अलग ढंग से सोचते और संसाधित करते हैं। कई अन्य प्रतिभाशाली बच्चों की तरह टू ई बच्चे औसतन बुद्धि वाले बच्चों की तुलना में भावात्मक और बौद्धिक रूप से अधिक संवेदनशील होते हैं। साथ ही असमान विकार या उनके सीखने के अंतर के कारण 2 बार असाधारण बच्चे अन्य बच्चों के द्वारा आसानी से किए गए कार्यों से संघर्ष करते हैं। इनकी अद्वितीय क्षमताओं और विशेषताओं के कारण टू ई छात्रों को शिक्षा कार्यक्रमों और परामर्श समर्थन के विशेष संयोजन की आवश्यकता होती है। तो ये आपके टू ई बच्चों के बारे में था, ट्विंस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में। तो इस प्रकार से दोस्तों आज आपके 5 प्रश्न जो कि आपके पेपर में आए हुए थे उनको यहाँ पर सॉल्व कराया गया। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, और सभी मित्रों तक जितने भी आपके ग्रुप हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी से। धन्यवाद।